Welcome to all disciples in understanding the great miasmatic discovery of Hahnemann sir. दोस्तों पिछले वीडियो से हम हैनीमैन सर की ग्रेट डिस्कवरी मियाज़मेटिक डिस्कवरी को समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने फिजिकल प्लेन पर म्याज को समझ लिया, फिजिकल प्लेन पर म्याज किस तरह से रिप्रेजेंट होता है, जिसमें हमने पैथोलॉजीज को समझने की कोशिश करी थी। मेंटल प्लेन पर हमने पिछले वीडियो में सोरा के मेंटल्स को समझा कि सोरा के मेंटल किस तरह से हमारे अंदर प्रोड्यूस होते हैं। पेशेंट को हम उसके जो सोरा के मेंटल हैं उसको कैसे समझेंगे। तो सोरा बेसिकली हम सब लोगों की नीड है और इस तरह से हम लोग म्याज़्म को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग साइकोसिस के मेंटल्स को समझने का प्रयास करेंगे। हमारे अंदर साइकोसिस के मेंटल किस तरह से ओरिजिनेट होते हैं। तो हम लोगों ने इस चार्ट को भी देखा था कि सोरा डोरमेंट स्टेज में हम सब लोगों के अंदर होता है। सोरा की हम सब लोगों को नीड होती है, जो हमारी बेसिक नीड है वो लव की नीड है। अगर वो नीड पूरी नहीं होती तो फिर सेंसिटिविटी क्रिएट होती है। तो सोरा डोरमेंट स्टेज में हम सब लोगों के अंदर है और ये एक अडप्टेशन का जो इवोल्यूशन का प्रोसेस है, अडप्ट करना। सोरा अडप्टेशन करके हमारी लाइफ को आगे बढ़ाता है और अगर हम अडप्ट नहीं कर पाते हैं, कोई डिस्ट्रेसिंग इवेंट हमारी लाइफ में आता है या फिर कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर हमको अफेक्ट करता है जिससे हम अडप्ट नहीं कर पाते हैं, तो फिर ये सोरा लेटेंट स्टेज में चला जाता है। यहाँ से सेंसिटिविटी डेवलप होती है और अगर वो अडप्ट नहीं कर पाता है और डिस्ट्रेसिंग इवेंट या इन्वायरमेंटल फैक्टर कंटिन्यूस काम करता है, तो फिर ये लेटेंट सोरा एक्साइटेड हो जाता है और एक्साइटेड होकर एक्यूट डिजीज़ देता है। तो एक्यूट डिजीज़ में अगर हम प्रॉपर मियाज़मेटिक ट्रीटमेंट नहीं देंगे, यानी कि सोरा को दोबारा से हम डोरमेंट स्टेज में नहीं भेजेंगे, तो फिर ये वो जो डिस्ट्रेसिंग इवेंट है वो उसके ऊपर काम करता रहेगा और सोरा एक्टिव हो जाएगा। और एक्टिव होने के बाद सोरा क्रॉनिक डिजीज़ देगा, जिसमें साइकोसिस और सिफिलिस हमको मिलती है। तो अगर हमको ट्रीटमेंट देना है तो पेशेंट की सेंसिटिविटी को समझना होगा कि उसकी लाइफ में ऐसा क्या डिस्ट्रेसिंग इवेंट हुआ या कौन सा इन्वायरमेंटल फैक्टर ऐसा हुआ था जहाँ से वो सेंसिटिव हुआ और उसके बाद से फिर उसके अंदर साइकोसिस या सिफिलिस का प्रोडक्शन हुआ, यानी कि क्रोनिक डिजीज़ का प्रोडक्शन हुआ। तो जब हम इस सेंसिटिविटी को ट्रीट करेंगे तभी फिर वो पूरी तरह से एंटी मियाज़मेटिक ट्रीटमेंट होगा, यानी कि तभी फिर वो डिजीज़ पूरी तरह से ठीक होगी, जब भी वो मियाज़मेटिक ट्रीटमेंट कहलाएगा। तो आज हम साइकोटिक मेंटल्स को डिस्कस करेंगे कि साइकोटिक के जो मेंटल्स हैं वो किस तरह से उनका प्रोडक्शन होता है हमारे अंदर। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जेनेटिक एपरेटस को समझा था, जो रूट ऑफ इंटेलिजेंसिया है हमारी। इसमें इनहेरिटेड नॉलेज होती है जो हमने अपने पेरेंट्स से ली है और इसके अंदर टेंडेंसीज होती हैं। टेंडेंसीज का मतलब इन्वायरमेंट से हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं और जब हमारी लाइफ में कोई डिस्ट्रेसिंग इवेंट आता है तो उसको हम किस तरह से टेकअप करते हैं, किस तरह से हम उसको रिएक्ट करते हैं उससे। तो ये दोनों चीज़ें हमारे जेनेटिक एपरेटस में होती हैं। और दूसरा फीचर होता है इसके अंदर एवर लर्निंग प्रोसेस विच इम्पार्ट एक्वायर्ड ट्रेड्स। और इस लाइफ में हम क्या एक्वायर्ड कर रहे हैं और क्या चीज़ हम लर्न कर रहे हैं, ये भी इस जेनेटिक एपरेटस के अंदर सेव होती रहती है। तो हमको जब भी पेशेंट को ट्रीट करना है तो उसकी इन दोनों चीज़ों को हमको देखना होगा कि उसने अपने पेरेंट्स से इनहेरिटेड नॉलेज में क्या किया, उसकी टेंडेंसीज कहती हैं कैसी हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करता है। तो उसके रिएक्शंस को हम लोग समझते हैं, फिर उसकी रूब्रिक बनाते हैं और उसकी लर्निंग प्रोसेस का जो ट्रेंड रहा है वो इस लाइफ में वो कैसा रहा है, जो उसने क्या चीज़ें एक्वायर्ड करी है। तो इन दोनों चीज़ों को जब हम मिलाएंगे तब फिर वो मियाज़मेटिक ट्रीटमेंट होगा और तभी फिर उसकी डिजीज़ पूरी तरह से ठीक होगी। माइंड ऑफ द सेल, माइंड ऑफ द सेल इन इट्स जीन्स, जो हमारे जीन्स हैं उसके अंदर माइंड ऑफ द सेल होता है। और सेल को अगर हमने अच्छे से समझ लिया तो हम किसी भी ह्यूमन बीइंग को समझ सकते हैं कि वो किस तरह से रिएक्ट करेगा। तो द जीन डिसाइडेड दिस इंडिविजुअल इज गोइंग टू बी कॉवर्ड। जीन्स ये डिसाइड करेंगे कि इस इंडिविजुअल को जो लाइफ मिली है, इस लाइफ में इसको कावर्ड बनना है, करेजियस बनना है, ऑडेशियस बनना है, टिमिड बनना है, एंग्री बनना है और एंशियस बनना है, हॉटी और सर्वाइल बनना है। तो ये इन सारी चीज़ों को जब हम लोग पेशेंट देखेंगे तो उसमें समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से माइंड ऑफ द सेल और माइंड ऑफ द पेशेंट काम करता है। ये हमारे रूब्रिक्स हैं, जो जेनेटिक रूब्रिक्स हैं। इन रूब्रिक्स को हमको समझना होगा अच्छे से। इसमें जो दवाइयाँ हैं इनका रेंज बहुत ज़्यादा है, तो पहले बेसिकली हम किसी भी ह्यूमन बीइंग को समझने के लिए उसके इन जेनेटिक ट्रेट्स को समझेंगे। एज हॉस्टाइल स्टिमुलस कंटिन्यू द सेल कुड स्टार्ट फीलिंग इनसिक्योर। जैसा कि अब हम लोगों ने समझा कि सेल सेंसिटिव हो गई, उसके बाद भी अगर हॉस्टाइल स्टिमुलस कंटिन्यूस काम कर रहा है तो सेल के अंदर सबसे पहले एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग डेवलप होगी, इनसिक्योर होगी सेल।
और नाउ देयर इज एन इम्पेंडिंग फियर ऑफ बीइंग फिनिश्ड और डिस्ट्रॉय। और अगर वो इनसिक्योरिटी की फीलिंग धीमे अगर आगे कंटिन्यू करेगी तो फिर वो फियर में कन्वर्ट हो जाएगी और फियर ऑफ बीइंग फिनिश्ड और डिस्ट्रॉय। तो इस तरह का ट्रेंड जो है साइकोसिस में शुरू होता है कि सेल की जो फीलिंग है वो इनसिक्योरिटी से शुरू होकर के फियर तक जाती है। एन इम्पेंडिंग फियर ऑफ डेथ accompanies दिस फ्रेजाइल सेल वीकेंड बाय सस्टेन हॉस्टिलिटी। अगर ये फियर बना रहेगा तो फिर वो सेल फ्रेजाइल हो जाएगी और अनेबल टू ओवरकम द एनिमी इन मैन टू मैन कॉम्बैट ट्राइज टू अडॉप्ट गुरिल्ला टैक्टिक्स। अगर वो सेल फ्रेजाइल हो गई है, वीक हो गई है, अब वो अपने आप से उस एनिमी को यानी कि जो हॉस्टाइल स्टिमुलस है उसको अपने आप से ओवरकम नहीं कर सकती है, तो फिर वो कुछ टेक्निक्स को अडॉप्ट करती है जिसको गुरिल्ला टेक्टिक कहते हैं। Those whose genes have cowardice traits try to adopt the constructive defense। अब क्या होगा, सेल जो जो सेल के अंदर जेनेटिक और इनहेरिटेड ट्रेड कावर्डिस ट्रेड है वो कंस्ट्रक्टिव डिफेंस में जाएगी। वो एक अपने दीवार बनाना शुरू करेगी उस हॉस्टाइल एजेंसी को डिसीव करने के लिए। द सेल वुड लाइक टू डिसीव द इन्वेडर, यानी कि जो इन्वेडर है, जो हॉस्टाइल एजेंसी है, उसको डिसीव करने के लिए, उसको धोखा देने के लिए एक दीवार का निर्माण करेगी। इट बिल्ड अ वॉल बिहाइंड विच इट कैन हाइड, और वो अपने आप को उसके अंदर छुपाने की कोशिश करेगी। तो द वॉल नीड्स एक्यूमुलेशन मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ से जो सेल है वो इनसिक्योरिटी से फियर में आकर के और फिर नीड एक्यूमुलेशन और मल्टीप्लिकेशन का काम शुरू होता है सेल के अंदर। तो अगर हमको ऐसी डिजीज़ मिलती है फिजिकल प्लेन पर जिसमें एक्यूमुलेशन है और मल्टीप्लिकेशन है, तो उसके पीछे जो ट्रेड है वो कावर्डिस ट्रेड है और फियर उसके पीछे चल रहा है। तो हमको वो समझना होगा कि कब ये पेशेंट सेंसिटिव हुआ, कब इसके अंदर ये फियर डेवलप हुआ, फिर उसके बाद ये एक्यूमुलेशन और मल्टीप्लिकेशन सेलुलर लेवल पे शुरू हुआ। तो इसका एक एग्जाम्पल है, पेनलेसनेस ऑफ कंप्लेंट विच आर अदरवाइज पेनफुल इज क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ सच टैक्टिक्स। ये टेक्टिक एक ऐसी है गोरिल्ला टेक्टिक कि जिसमें कंप्लेंट्स हम देख रहे हैं जिसमें पेन होना चाहिए बहुत सीवियर, लेकिन पेशेंट को पेन नहीं फील हो रहा है। तो इस तरह की ये सिचुएशंस बॉडी हमारी डिफेंस लेती है, बॉडी के ऊपर हमको दिखाई देने लगता है। तो 10 कावर्डिस, फ्रेजाइलिटी, फियर, हाइडिंग, कवर ऑफ, प्रोजेक्शन, फैसेट, थिक स्किन, होल्डिंग, एक्यूमुलेशन ऑफ मनी, प्रॉपर्टी, ट्रेजर। अब बाहर से अगर कोई एक्यूमुलेशन ऑफ मनी करता है व्यक्ति तो उसकी सेल भी एक्यूमुलेशन में जाएगी, क्योंकि वो एक्यूमुलेशन जो मनी कर रहा है वो फियर और इनसिक्योरिटी की वजह से कर रहा है, तो सेल के अंदर भी एक्यूमुलेशन शुरू हो जाता है। प्रॉपर्टी, ट्रेजरर्स, शोमैनशिप, कनिंगनेस, स्लाइनेस, श्रूडनेस, सेल्फिशनेस, सेल्फ सेंटर्डनेस एट्सेट्रा आर द साइकोसिस की जो मेंटेलिटी है, ये साइकोसिस मेंटेलिटी है। तो इस तरह से हम साइकोटिक पेशेंट को समझ सकते हैं। और जब हम उसकी लाइफ को पूरी को समझते हैं तो इन सारी चीज़ों को हमको ध्यान देना होगा कि जब अगर फिजिकल प्लेन पर एक्यूमुलेशन मिल रहा है सेलुलर लेवल पर, तो माइंड के लेवल पर वो किस चीज़ को एक्यूमुलेट करना चाहता है। तो और डिटेल्स में इसके मेंटल समझते हैं। दो तरह के फेस है साइकोसिस के, एक साइकोसिस एक्सेस और साइकोसिस लेस। ये कैसे है, हैनीमैन सर ने हमको दो एफोरिज्म दिए हैं 96 और 97। 96 में बताया है कुछ लोग ऐसे होते हैं, पेशेंट्स ऐसे होंगे जो अपनी बात को बढ़ा चढ़ा के कहेंगे, एग्जैजरेटेड एक्सप्रेशन होगा उनका। और कुछ ऐसे होंगे जो अपनी कंप्लेंट्स को छुपा लेंगे, विद होल्ड मैनी कंप्लेंट्स। तो जो एग्जैजरेटेड एक्सप्रेशन वाले लोग हैं जो अपनी बात को बढ़ा चढ़ा के कहते हैं वो साइकोसिस एक्सेस में जाते हैं, और जो अपनी कंप्लेंट्स को छुपाएंगे, विड्रॉ करेंगे अपने आप को, वो साइकोसिस लेस में जाएंगे। तो it is worthy of remark that the temperament of patient is often abnormally affected, so that particularly hypochondriasis and other sensitive and intolerance persons are apt to represent their complaint in too strong a light। जो बहुत सेंसिटिव हैं और जो बहुत जल्दी जो किसी भी सिचुएशन को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं तो वो एग्जाजरेटेड एक्सप्रेशन में जाते हैं। तो ये साइकोसिस एक्सेस है। बट देयर आर पर्सन ऑफ अनदर काइंड ऑफ टेम्परामेंट हुज विद होल्ड मैनी कंप्लेंट्स फ्रॉम फिजिशियन। वो बहुत सारी चीज़ों को छुपा लेते हैं। क्यों छुपाते हैं, मॉडेस्टी, टिमिडिटी और बाशफुलनेस, एंड हु स्टेट देयर केस इन ऑब्सक्योर टर्म और हु कंसिडर मैनी ऑफ देयर सिम्टम एज टू इनसिग्निफिकेंट टू मेंशन। तो कुछ ऐसे सिम्टम देंगे जो इनसिग्निफिकेंट हैं, उनको छुपा लेंगे, उनको अंदर टिमिडिटी है, ये इनसिक्योरिटी, फियर, टिमिडिटी डर से आई है। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा साइकोसिस के दो फेज हैं कि एक फेज जिसमें साइकोसिस एक्सेस है तो एग्जैजरेटेड एक्सप्रेशन, कुछ लोग उसको छुपा लेते हैं तो साइकोसिस लेस।
तो इन टिमिडिटी को, वाशफुलनेस को, ये जेनेटिक ट्रेड है। इसको हम लोग आने वाले वीडियोस में और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट फेज ऑफ साइकोसिस, साइकोसिस एक्सिस। साइकोसिस एक्सिस हमको किस तरह से मिलेगी? ओवर ग्रोइंग, ओवर फंक्शनिंग, इट कॉज ओवर एक्सप्रेशन एंड ओवर प्रोजेक्शन। दीज when applied to the expression, will, intellect, emotions, moral, etc. are psychotic traits। तो इन जो एक्सप्रेशंस हैं, जो ओवर एक्सप्रेशन है, इनको हम पेशेंट की विल पावर के ऊपर, इंटेलेक्ट के ऊपर, उसके इमोशंस के ऊपर और उसके मॉरल्स के ऊपर देखेंगे। मॉरल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पेशेंट के मॉरल्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम केस देखेंगे तो उसके मॉरल्स को भी समझेंगे, किस तरह से मॉरल्स को समझना है। 5 एलिमेंट का कंसेप्ट है हमारे पास। हमारा जो शरीर है वो 5 तत्व से मिलकर बना है, यानी कि एक ह्यूमन बीइंग, पूरा का पूरा ह्यूमन बीइंग 5 तत्व से मिलकर बना है, जिसमें स्पेस यानी कि स्पिरिट हमारी, फायर, एयर, वाटर और अर्थ, ऐसा हम सब लोग जानते हैं। ये कैसे काम करता है कि स्पिरिट यानी कि जो हमारी वाइटल फोर्स है, वो वाइटल फोर्स की जो एनर्जी है वो रिफ्लेक्ट होती है फायर एलिमेंट के थ्रू, यानी हमारी विल पावर के थ्रू। और विल पावर एयर एलिमेंट यानी कि इंटेलेक्ट के थ्रू हमारे वाटर एलिमेंट को कंट्रोल करती है, इमोशंस को कंट्रोल करती है, और इमोशंस किस तरह से हमारी बॉडी के यानी कि अर्थ एलिमेंट के ऊपर रिफ्लेक्ट होते हैं। तो ये एक इस एनर्जी का, वाइटल फोर्स की एनर्जी का किस तरह से ये हमारे ऊपर रिफ्लेक्ट होती है, ये एक साइकिल है उसका। तो अब हम लोग साइकोसिस को विल पावर के लेवल पर समझने की कोशिश करेंगे, इंटेलेक्ट के लेवल पर समझने की कोशिश करेंगे, और इमोशंस के लेवल पर समझेंगे कि साइकोसिस किस तरह से इमोशंस में आती है और फिर वो बॉडी पर किस तरह से रिफ्लेक्ट होती है। तो जो हमने फिजिकल प्लेन पर मियास्म को समझा था, वो अर्थ का जो एलिमेंट है उसके ऊपर समझने की कोशिश करी थी। तो विल, इंटेलेक्ट, मॉरल और इमोशंस, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग। तो किसी भी मनुष्य को अगर हम समझना चाहते हैं, उसको मियाज्मेटिक ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, तो उसकी इन सारी चीज़ों को हमको समझना होगा। ओवर एक्सप्रेसिव, मेक अ पर्सन लोकेशियस, एक्सपेंसिव, कम्युनिकेटिव, दीज पीपुल एक्सट्रोवर्ट, गोइंग ऑन टॉकिंग एंड टॉकिंग, एग्जाम्पल लेकेसिर एंड ओपियम। तो ओवर एक्सप्रेशन हम किसे कहेंगे? जो बहुत ज़्यादा बातूनी है, एक्सपेंसिव है, कम्युनिकेटिव है। तो एक हमारे पास टेम्परामेंट आता है एक्सट्रोवर्ट। तो जब हम टेम्परामेंट को डिस्कस करेंगे तो इन पीपल को डिस्कस करेंगे किस तरह के होते हैं ये एक्सट्रोवर्ट, कैसे पहचानेंगे कि कौन व्यक्ति एक्सट्रोवर्ट है, कौन इंट्रोवर्ट है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि जो लोकेसियस हैं, एक्सपेंसिव हैं और कम्युनिकेटिव हैं। तो दो दवाइयाँ हमको बताती हैं, लेकेसिस और ओपियम। विल पावर में हम लोग साइकोसिस को कैसे समझेंगे कि साइकोसिस की जो विल पावर है वो कावर्डिस और फियर से मिलके फियरफुल रहती है उसकी विल पावर। प्रोजेक्टिव हिमसेल्फ डिक्टेटर, लीस्ट रेजिस्टेंस और अपोजिशन, ये एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप को डिक्टेटर की तरह प्रस्तुत करेगा और इसके अंदर रेजिस्टेंस बहुत कम है किसी भी अपोजिशन का। अगर कोई इसको अपोज करता है तो इसको डर लगता है और ये कावर्डिस स्टेट में जाता है। तो जब भी हम पेशेंट के साथ बैठते हैं, उसकी बात को समझते हैं, उसके एफोरिज्म 5 के अंदर उसके सोशल डोमेस्टिक रिलेशंस और उसकी हैबिट्स को और सारी चीज़ों को जब कंसिडर करके देखने की कोशिश करते हैं, तब हमको समझ आता है कि ये किस तरह से अपनी लाइफ को जीता है। तो पेशेंट हमको ये सारी चीज़ें नहीं बताएगा, उसके लाइफ व्यू से हमको समझना होगा कि ये अपनी लाइफ को किस तरह से लिव कर रहा है। तो इसका एग्जाम्पल देते हैं, हार्ड ऑन इन्फीरियर एंड सॉफ्ट विद सुपीरियर, ये हमारे यहाँ एक रूब्रिक है। आइडियल क्वालिटी ऑफ साइकोसिस एक्सिस, तो इसमें लाइकोपोडियम, लेकेसिस, वेरेट्रम एल्बम, प्लेटिना, इस तरह की दवाइयाँ आती हैं जो अपने से जो बड़े हैं और अपने से जो छोटे हैं उनका व्यवहार हमको देखने को मिलता है कि जो उनसे छोटे हैं उनके साथ तो वो हार्ड हो जाते हैं, यानी कि उनके ऊपर वो चढ़ बैठते हैं, लेकिन जो उनसे सुपीरियर हैं तो उनसे वो सॉफ्ट रहते हैं। तो कई सारे पेशेंट हैं, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे लाइफ में, किस तरह से इसको हम पेशेंट में समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो खासकर ऑफिस में यानी ऑक्यूपेशन में हमको मिलते हैं कि जो उनके सीनियर हैं उनके साथ तो बहुत सॉफ्ट रहते हैं, लेकिन उनके जूनियर उनके ऊपर वो बहुत हार्ड रहते हैं। तो पेशेंट देखेंगे जब हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। अचीवर, हिज डिज़ायर मोर देन हिज नीड, तो साइकोसिस जब आएगी विल पावर में तो ये अचीवर होंगे, लेकिन इनकी जो डिज़ायर है वो इनकी नीड से ज़्यादा होगी। ही डिज़ायर मनी, सक्सेस, नेम, फेम, इनकी डिज़ायर रहेगी। एवरेस, ये थोड़े से जो है कंजूस भी रहेंगे। ग्रीड इनके अंदर मिलेगा। ग्लूटोनी, फूड यानी कि फूडी जो लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, वो भी साइकोसिस के, ये उनकी विल पावर है।
तो इस तरह से हम किसी भी पर्सन की विल पावर को समझने की कोशिश करते हैं। फॉर अचीवमेंट ही मे यूज एनी मॉरल। अब यहाँ पर मॉरल आता है कि अचीव करने के लिए वो अपने मॉरल को किस तरह से यूज करता है। ग्रीड और सेल्फिश जो इंटरेस्ट है उसके लिए यूज करता है। तो इसमें क्या होगा, सेकेंड फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन अ सेल डेवलप ड्यू टू इनसिक्योर फीलिंग इन द सेल। तो जो हम लोगों ने सेल के फंक्शन समझे थे, फर्स्ट फंक्शन जो है उसका जो था सर्वाइवल का था जिसमें सो रहा था। सेकंड फंक्शन रिप्रोडक्शन का था सेल का, जो इनसिक्योरिटी की वजह से इसके अंदर अब ये सेल डेवलप करना शुरू करेगी। इनसिक्योर होने की वजह से, फियरफुल होने की वजह से ये एक वॉल का निर्माण करेगी। तो फिर ये सेकंड फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन का शुरू होगा। इंटेलेक्ट में हम लोग साइकोसिस को कैसे समझेंगे। प्रोफ्यूजनेस ऑफ थॉट प्रोसेस, एवरेज ऑफ नॉलेज सच टू अचीव मोर एंड बिकम ग्रेटेस्ट और यूनिक और अनपैरेलल। अगर इंटेलेक्ट ऐसी है जिसमें प्रोफ्यूजनेस ऑफ थॉट्स हैं और वो नॉलेज को बहुत ज़्यादा अचीव करना चाहता है, बहुत ज़्यादा नॉलेज करना चाहता है और उसके पीछे का ध्येय है कि वो ग्रेट होना चाहता है, यूनिक होना चाहता है और अनपैरेलल्ड होना चाहता है। द ब्रेन इज फुल ऑफ फैंटास्टिक आइडियाज, इमेंस पॉसिबिलिटीज एंड प्रोबेबिलिटीज, मोस्टली कंस्ट्रक्टिव और एट टाइम्स ऑल्सो वेरी डिस्ट्रक्टिव। तो हमको उसके पीछे की जो जो वो नॉलेज लेना चाहता है, उसके पीछे की चीज़ों को समझना होगा कि वो नॉलेज किस लिए लेना चाहता है, कि वो कंस्ट्रक्टिव लगाना चाहता है उस नॉलेज को, अपने इंटेलेक्ट को, या फिर वो डिस्ट्रक्टिव करना चाहता है। तो आगे समझते हैं। दिस फ्रेजाइल ब्रेन कैन थिंक ऑफ न्यू डिज़ाइंस, न्यू थ्योरीज एंड क्रिएट न्यू थिंग्स लीडिंग टू डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस। कि अगर उसका जो नॉलेज है, उसकी जो इंटेलेक्ट है, उसमें बहुत सारे जो थॉट्स हैं, उनको अगर वो यूज़ करता है न्यू डिज़ाइंस के लिए, न्यू थ्योरीज के लिए, एंड क्रिएट न्यू थिंग्स लीडिंग टू डिस्कवरी, ये इसका एक पॉजिटिव पार्ट है, यानी कि कंस्ट्रक्टिव डिफेंस है। लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल एंड एनालिटिकल ब्रेन है। राइट ब्रेन हमारा क्रिएटिव और इमेजिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो बोथ आर फंक्शनली वेल एनहांस एंड वेल बैलेंस इन मेकिंग अ साइंटिस्ट और अ डिस्कवर और इवन अ पोइट। अगर हम साइंटिस्ट देखते हैं, पेशेंट अगर साइंटिस्ट है या कोई इस तरह का है, पेशेंट है, तो उसके हमको लेफ्ट और लेफ्ट ब्रेन को समझना होगा कि उसका राइट ब्रेन किस तरह से फंक्शन कर रहा है और लेफ्ट ब्रेन। तो बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं जो क्रिएटिव हैं, आर्ट एबिलिटीज़ उनके अंदर बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इस तरह के रूब्रिक्स भी हमारे पास रिपर्टरी में है। और बहुत से लोग हैं जो लॉजिकल और एनालिसिस करते हैं, मैथमेटिक्स को बहुत ज़्यादा लॉजिक्स के साथ यूज़ करते हैं, फिजिक्स को बहुत पढ़ते हैं। तो उनका लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट है, किसी में राइट ब्रेन डोमिनेंट है। लेकिन हमको बैलेंस चाहिए राइट और लेफ्ट ब्रेन का, दोनों का। तो हम इससे पहचान सकते हैं कि पेशेंट का क्या कहाँ पर इम्बैलेंस है। तो बोथ आर फंक्शनली वेल एनहांस एंड वेल बैलेंस इन मेकिंग अ साइंटिस्ट, मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट और डिस्कवरर और इवन अ पोइट। तो जो अगर इस तरह के जो लोग हैं प्रोफेशन में, तो उनके दोनों ही जो ब्रेन है वो बैलेंस स्टेट में होंगे। The creativity and imaginative brain can give birth to poem, verses और even stories to make a good poet और famous author। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि क्रिएटिविटी के ऊपर हमारे पास रूब्रिक्स हैं, इमेजिनेशन के पास इमेजिनेशन को लेके हमारे पास रूब्रिक्स हैं, पोइम्स, वर्सेस, इन सब को लेकर के हमारे को कैंट सर ने रूब्रिक दिए हैं, हैनीमैन सर ने हमको दवाइयाँ दी हैं। तो हम लोग जब पेशेंट की लाइफ को पहचानते हैं कि उसकी हॉबीज़ क्या क्या हैं, तो उससे हमको पता लगता है ये साइकोसिस के किस फेज में है। तो क्विकनेस ऑफ परसेप्शन, एनालिसिस एंड एप्लीकेशन ऑफ वन थ्योरी टू अनदर एंड प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन लीड टू थ्योराइजिंग इन सच ब्रेन्स। तो इस तरह के जो ब्रेन हैं जिनके अंदर लॉजिक ब्रेन है, राइट एंड लेफ्ट का बैलेंस है, ये क्विक ब्रेन्स हैं। तो हम लोग उसकी इंटेलेक्ट को जब समझने की कोशिश करते हैं किसी भी पर्सन की, तो क्या उसका प्रोफेशन है, किस ऑक्यूपेशन में है, किस तरह का वो काम करता है, तो इससे हमको ये परसेप्शन उसके समझ में आते हैं। मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट एंड ग्रेट डिस्कवरर ओ देयर डिस्कवरीज परहैप्स टू सच अ साइकोटिक इंटेलेक्ट। अगर हम इस तरह की डिस्कवरीज करते हैं जो कंस्ट्रक्टिव है, जो पॉजिटिव है, तो ये एक साइकोटिक इंटेलेक्ट है। बैड साइड ऑफ दिस सेम क्वालिटी, अगर हमने अपनी जो मॉरल्स हैं उनको बैड क्वालिटी में अगर यूज़ किया, उसको बैड क्वालिटी के लिए यूज़ किया, जैसे स्लाई एलिमेंट इज एडिड टू दिस इंटेलेक्ट, पायरेटेड बुक्स लिखना शुरू किया, सॉन्ग्स पायरेटेड बनाए, स्टोरीज पायरेटेड करी, फिल्म पायरेटेड करी, पायरेटेड थ्योरीज लिखी, हमने किसी की कोई चीज़ों को चुरा लिया, तो ये स्लाइनेस जो आ गया, तो अब फिर वही मॉरल जो अच्छा था वो ख़राब में कन्वर्ट हो गया। तो हमको पेशेंट के साथ बैठ करके उसके इन मॉरल्स को अच्छे से समझना होगा कि जो उसका जो साइकोसिक्स एलिमेंट है वो किस तरह से काम कर रहा है। इन मॉडर्न डेज गुरुज इन सेफ्रॉन और वाइट ग्रेप्स
तो आजकल हम लोग देखते हैं जो गुरु हैं वो पीताम्बर में या पीले वस्त्रों में और वाइट जो वो पहनते हैं, तो उसमें उनके पीछे का ध्येय कुछ और रहता है और पब्लिक के लिए वो कुछ और रहते हैं। तो पॉलिटिशियन एंड मैनिपुलेटिव्स, तो जो मैनिपुलेटिव्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनके लिए ये सेम क्वालिटी बैड साइड में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह से हम साइकोसिस के जो एलिमेंट है उसको पहचान सकते हैं। मॉरल्स, मॉरल्स कैसे पहचानेंगे? द प्रिटी थीव्स, रॉबर, गैंगस्टर, साइकोसिस इमोरल्स हैं। अ फियर कॉन्स्टेंटली लर्किंग बिहाइंड इन हिज माइंड दैट ही इज डूइंग समथिंग रॉन्ग, ही मे बी कॉट और एंड पनिश्ड। तो ये हमको समझना होगा, कोई भी अगर थीफ है, रॉबर है, गैंगस्टर है, तो उसके बिहाइंड जो है फियर जरूर चलेगा कॉन्स्टेंटली, क्योंकि उसको ये रहेगा डर हमेशा कि मैं कहीं पकड़ा ना जाऊं और मेरे को पनिशमेंट ना हो। Once he succeed in acquiring money in his manner, the soric conscientiousness start giving what to psychosis slyness and non-conscientious। तो पिछले जो वीडियो था उसमें जब हम लोगों ने सोरा के मेंटल समझे थे, तो उसमें कंसेंशियसनेस को समझा था। एंजाइटी ऑफ कंसेंशियस, वो सोरा है, अंतरात्मा की जो आवाज़ है। तो एक बार अगर उसकी अंतरात्मा की आवाज़ बंद हो गई, यानी कि वो मर गई और उसने अपनी स्लाइनेस से कुछ प्राप्त कर लिया, तो फिर वो मॉरल्स से अपने जो उसके मॉरल्स हैं वो उसके ख़त्म होने लगेंगे, वो बैड साइड में जाने लगेंगे और वो नॉन कंसेंशियस हो जाएगा। तो पेशेंट की लाइफ को हमको जब पूरी तरह समझेंगे कि कब तक वो सोरिक फेज में रहा, फिर कहाँ ऐसा उसकी लाइफ में डिस्ट्रेसिंग इवेंट हुआ कि उसको अगर सक्सेस नहीं मिली तो उसने ऐसा क्या ऑप्शन अप्लाई किया और जिससे फिर वो मॉरल्स उसके डिस्टर्ब हो गए। तो इस तरह से हम लोग पेशेंट को पूरी तरह से उसके मॉरल्स को समझने की कोशिश करेंगे। साइकोसिस बेस्ड एन एबरेशन ऑफ फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन टेंड्स टू हैव सेक्सुअल ह्यू। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि साइकोसिस के अंदर जो सेल का सेकंड फंक्शन है रिप्रोडक्शन का, वो सेक्रीफाइस होता है, तो इसमें एक सेक्सुअल ह्यू भी मिलता है। द सेक्स एक्सिस ऑफ सेक्सुअल डिजायर मेक द फर्टाइल साइकोटिक माइंड मैनिपुलेटिव। अगर उसके अंदर सेक्सुअल डिजायर बहुत ज़्यादा है तो फिर वो क्या करेगा, मैनिपुलेटिव हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, सरकमस्टांसेस टू अचीव व्हाट दे वांट। अब वो मैनिपुलेशन करके किसी भी तरह से उस चीज़ को प्राप्त करने की कोशिश करेगा। एग्जाम्पल अफेयर, फ्लटरिंग विद लेडीज एट्सेट्रा। इस तरह की सिचुएशंस हमको पेशेंट से जब हम बात करते हैं तो धीमे धीमे वो हमको बताना शुरू करते हैं। फियर ऑफ बीइंग कॉट और एक्सपोज्ड, लूजिंग इज सोशल पोजिशन इज द अपर मोस्ट इन हिज माइंड। तो फियर हमेशा इसके माइंड में चलेगा। तो इनसिक्योरिटी और फियर साइकोसिस का बेस है। तो हमको इसको समझना होगा कहाँ से उसके अंदर डेवलप हुई और कहाँ तक अभी पेशेंट जा चुका है। द चाइल्ड इज शिफ्टेड फ्रॉम सोरा टू साइकोसिस टू अर्ली इन एज, सच अ चाइल्ड लूजेज इट्स चाइल्डहुड टू अर्ली। तो आजकल हम देख रहे हैं बच्चों में साइकोसिस बहुत जल्दी डेवलप हो जा रही है, वो सोरा से बहुत जल्दी ही एज में साइकोसिस में शिफ्ट हो जा रहे हैं। ही प्रीमेच्योरली मैच्योर इनटू एन एडल्ट्स। तो इसके लिए बहुत सारी जो मीडिया, सोशल मीडिया है, इसमें रील्स हैं, पिक्चर्स हैं, ये उनको जल्दी से ग्रो कर रही हैं, उनकी चाइल्डहुड जो है वो शिफ्ट हो जा रही है साइकोसिस की तरफ। तो उसका ही एक एग्जाम्पल है जुवेनाइल डायबिटीज़, द चाइल्डहुड डायबिटीज़, एंड डिक्लेयर इट एज ए कॉन्जेनाइटल और जेनेटिक, इट इज़ नॉट ट्रू। तो जो जुवेनाइल डायबिटीज़ है वो कॉन्जेनाइटल और जेनेटिक नहीं है, वो एक्वायर्ड है। वो बच्चा प्री मैच्योरली मैच्योर हो गया है, बहुत जल्दी ही वो मैच्योर हो गया है, इसलिए उसके अंदर ये सारी चीज़ें आ गई हैं। तो हमको ऐसे केसेस अगर देखने हैं तो उसमें ये समझना होगा कि ये जल्दी जो इसकी चाइल्डहुड है वो किस तरह से सोरा से साइकोसिस में शिफ्ट हो गई। तो ड्राई कफ एंड करली हेयर्स, ये साइकोसिस के एग्जाम्पल्स हैं। तो बच्चों में मिलता है करली हेयर्स। तो साइकोसिस इन इमोशंस, तो हम लोगों ने साइकोसिस को विल पावर में समझ लिया, साइकोसिस को इंटेलेक्ट में समझ लिया, और मॉरल्स किस तरह से साइकोसिस के हैं ये हम लोगों ने समझ लिया। अब इमोशंस में हम लोग फियर, हैप्पीनेस, मिर्थ, ग्रीफ, एंगर और लव में साइकोसिस को समझने की कोशिश करेंगे। इमोशंस, फियर, फियर में इनसिक्योरिटी, कॉवर्डिस प्लस लव फॉर लाइफ प्रोजेक्ट एज ए फियर। तो फियर के अंदर ये तीन चीज़ें हमको देखने को मिलेंगी। और फियर का ओरिजिन कैसे है, एंजाइटीज़ जितनी भी हमारी हैं तो वो एंजाइटीज सोरिक हैं, फियर साइकोसिस में आ गया, और एंग्विश यानी कि अब वो जो संवेदना है वो बहुत तीव्र अगर हो गई है तो फिर वो सिफलिट। तो इनसिक्योरिटी के ये तीन फेज हैं, एंजाइटी, फियर और एंग्विश। तो सोरा, साइकोसिस और सिफिलिस। एंजाइटी मीन्स रेडी टू फियर। एंजाइटी क्या होती है, रेडी टू फियर,
एन एंशियस इंडिविजुअल विद थिंक ऑफ इमेंस पॉसिबिलिटीज। तो किसी भी एंशियस पेशेंट को अगर हम देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो वो हमको इमेंस पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बताएगा। अरे कहीं ऐसा ना हो जाए, कभी कुछ ऐसा तो ना हो जाए, मेरे इसके संग कुछ ना हो जाए। एक किसी फियर की बात नहीं करेगा, एक डर की बात नहीं करेगा, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ को वो बताएगा। तो द साइकोटिक माइंड वेदर अंडर एक्सप्रेसिव और ओवर एक्सप्रेस हैज़ ए डेफिनेट फियर। तो इन एंजाइटी को हम लोग समझ लेंगे, अगर वो इमेंस पॉसिबिलिटीज़ बता रहा है तो वो एंजाइटी में है, और किसी एक डेफिनेट फियर को बताता है कि मुझे फियर ऑफ डार्क है, फियर ऑफ डॉग्स है, या किसी भी इस तरह के जो रूब्रिक्स हैं फियर से रिलेटेड, अगर वो डेफिनेट फियर बताता है तो फिर वो फियर है। और अगर उसकी पॉसिबिलिटीज़ बताता है तो रेडी टू फियर, यानी कि वो एंशियस पेशेंट है। तो इस तरह से हम एंजाइटी को और फियर को पहचान सकते हैं। देयर कैन बी ओनली वन फियर और मल्टीपल इन नंबर। तो कई बार एक फियर भी हो सकता है और कई सारे फियर्स भी होते हैं। तो एंजाइटी और फियर को इस तरह से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। हैप्पीनेस कैसे दिखेगी? अगेन द ओवर एक्सप्रेशन क्वालिटी ऑफ साइकोसिस विल मेक द साइकोटिक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट his happiness in such a manner that it will indirectly promote his selfish interest and motives। तो अगर कोई अपनी हैप्पीनेस को इस तरह से प्रोड्यूस कर रहा है कि उसका जो मोटिव है, जो पीछे उसका जो ध्येय है वो सेल्फिश इंटरेस्ट है, तो फिर हमको समझना होगा कि ये साइकोसिस उसके पीछे चल रही है, जो कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटी है, कुछ ना कुछ उसको फियर जरूर है। तो हैप्पीनेस से हम कैसे फियर तक पहुंचेंगे हम समझ सकते हैं। He will use his money, position, power to celebrate a small occasion to such an extent that the occasion is sidetracked and its and his richness और importance which is highlighted। तो अगर ये कोई प्रोग्राम सेलिब्रेट करता है तो उसमें ये क्या चीज़ करेगा, अपनी इंपॉर्टेंस को आगे रखेगा, अपनी रिचनेस को आगे रखेगा, और वो जो ओकेज़न है वो साइड में हो जाएगा। तो इसके लिए मनी, पोजीशन, पावर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्सिलरेटिंग एक्सट्रूवेंस इज हाइटेंड जॉय, यानी कि किसी भी चीज़ को ये बहुत ज़्यादा जॉय के साथ हाईलाइट करेगा। तो ये हैप्पीनेस को शो करने का तरीका है साइकोसिस का, और कहीं ना कहीं इसका फियर और इनसिक्योरिटी है जिसको हमको ढूंढना होगा। मिर्थ एक्सप्रेसिंग लाफिंग लाउडली एट ट्रिफल्स कॉजलेस लाफिंग टू हाइड इज ग्रीफ। तो ये एक एग्जाम्पल है, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो। तो ये मिर्थ है कि कोई व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा हंस रहा है, बिना बात के हंस रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको दुख जरूर है। तो इस तरह से हम पीछे के भाव को जितना समझेंगे, तो साइकोसिस अगर हमको बॉडी पे मिलती है, मेंटल प्लेन पे उसके कुछ साइकोसिस मिलते हैं, तो उसकी जो फियर है, जो उसकी इनसिक्योरिटी है, और जो उसकी सेंसिटिविटी है, उसको हमको ढूंढना होगा कि कहाँ से उसके अंदर ये साइकोसिस एंट्री हुई, कब उसका सोरा इस साइकोसिस में चेंज हुआ। ग्रीफ, हाउ कैन वन एक्सप्रेस हर ग्रीफ? क्राइंग, विलिंग और अटैक अट्रैक्ट पिटी और सिंपैथी ऑफ अदर इज करेक्टरिस्टिक ऑफ साइकोसिस ओवर एक्सप्रेसिव। तो बहुत सारी हमारे यहाँ दवाइयाँ हैं ग्रीफ के ऊपर हैं, जो रोने लगती हैं, क्राइंग है, विलिंग है। तो इस तरह से वो अपने ग्रीफ को एक्सप्रेस करती हैं, तो हमको उसको समझना होगा कि ये इसको किस लिए अपने दुख को इस तरह से प्रकट कर रही हैं। क्या वो एक अट्रैक्ट पिटी, यानी कि दयालुता का भाव अट्रैक्ट करना चाहती हैं, सिंपैथी लेना चाहती हैं दूसरों की? तो इनके पीछे की फीलिंग्स को हमको समझना होगा ग्रीफ की, तब फिर हम उसको प्रॉपर मियाजमेटिक ट्रीटमेंट दे पाएंगे। और इस तरह का जो साइकोसिस है वो सेंसिटिविटी के बाद, सोरा के एक्टिव होने के बाद कब उसके अंदर एंटर हुआ, ये भी हमको देखना होगा। मोर्निंग, ग्रम्बलिंग, इनवॉलेंट्री साइंग इंडिकेट हिडन ग्रीफ ऑफ साइकोसिस लेस। तो साइकोसिस एक्सिस में वो एक्सप्रेसिव होगा, और साइकोसिस लेस में वो हिडन ग्रीफ होगा, इनसाइड होगा। तो हमको दोनों चीज़ों को पेशेंट की समझना होगा। एंगर, एंगर इज अ कॉम्प्लेक्स इमोशनल स्टेट characterized by feeling of hostility, irritation and frustration that arise from a perceived threat, injustice और hurt। तो हमको उसकी लाइफ में ढूंढना होगा, अगर कोई एंग्री पेशेंट है, कि कब उसकी लाइफ में थ्रीट हुआ, कौन सा इंजस्टिस हुआ, और कब वो हर्ट हुआ। तो फिर उसके अंदर एंगर का प्रोडक्शन होता है। इन साइकोसिस एक्सिस गिव एक्यूमुलेशन कलेक्शन। एग्जाम्पल आर्थ्रियोस्क्लेरोसिस। तो आर्थ्रियोस्क्लेरोसिस का हम केस देखेंगे जब आगे चल के, तो उसमें देखेंगे कि उस पेशेंट को किस तरह से एंगर रहता था, और वो एंगर उसके अंदर कहाँ से आया। तो इस तरह से फिर ये एक्यूमुलेशन शुरू हो गया उसकी बॉडी पर एंगर की वजह से। एंगर ऑन कॉन्ट्राडिक्शन, ये हमारे कुछ रूब्रिक्स हैं। एंगर ऑन कॉन्ट्राडिक्शन, अगर किसी ने जरा सा भी उसको रोका टोकी करी, उसकी बात को नहीं माना, तो एंगर आ जाना। एंगर इजीली, एंगर इनवॉलेंट्री, एंगर अबाउट पेन, एंगर व्हेन डिस्टर्ब, इंटरप्टेड, एंगर विद ऑब्स्टिनेसी।
तो ये कुछ रूब्रिक्स हैं जो एंगर के, और हमको समझना होगा इसके पीछे ये एंगर कैसे उसके अंदर डेवलप हुआ। कॉन्ट्राडिक्शन, intolerance of throws themselves angrily on the floor and cannot get their breath in the least oppose। ये एक रूब्रिक है थूजा का, और वो इतना गुस्सा हो जाता है अपने आप को फ्लोर पर फेंक देता है और उसको लगता है जैसे उसकी सांस नहीं आएगी। तो जरा सा भी अगर किसी ने उसको अपोज कर दिया तो ये थूजा का एंगर है। और थूजा द किंग ऑफ साइकोसिस इज सिंगल रेमेडी फॉर द अबव मेंशन रूब्रिक विच एम्प्लाई डिमॉन्स्ट्रेट द एंगर ऑफ साइकोसिस। तो उसका ऐसा नहीं है कि उसकी सांस नहीं आ रही है, लेकिन वो ऐसा शो करता है कि उसकी सांस नहीं आ रही है उस गुस्से में। तो ये थूजा का एक रूब्रिक है जो हमको बताता है कि साइकोसिस एंगर किस तरह का होता है। साइकोसिस में जो फेस हैं, फेस कलर इन साइकोटिक एंगर पेल, लिविड, अ मिक्सचर ऑफ ब्लूइश वाइट एंड समवॉट रेडिश, इट मोर ड्यू टू स्टेसिस। तो साइकोसिस में हमको स्टेसिस ज़्यादा मिलेगी, नेट्रम म्योर, कोनियम, प्लेटिना, आर्सेनिक, कार्बोवेज, पेट्रोलियम। सोरिक एंगर का जो फेस है वो प्योर रेड होगा, जैसे बेलेडोना, कैमोविला, नक्स वोमिका, ब्राइनिया, स्ट्रेमोनियम, स्पाइजिलिया। तो इस तरह से ये सोरिक रेमेडीज़ हैं जो एंगर में यूज़ होती हैं, और ये साइकोटिक रेमेडीज़ हैं एंगर में यूज़ होती हैं। टेम्परामेंट, सैंग्विन टेम्परामेंट फुल ऑफ ब्लड इन सोरिक, फ्लगमेटिक और ल्यूकोफ्लगमेटिक, यानी कि स्लगिस जो हो गया, लिथार्जी आ गई, तो फिर साइकोसिस में आ गई। तो लव में हम लोग साइकोसिस को कैसे देखेंगे? फर्स्ट लव ऑफ साइकोसिस इज इंडिविजुअल, इज इज लाइफ। सबसे पहला प्रेम किसी भी व्यक्ति को लाइफ के लिए होता है, इंडिविजुअल को। ही कैन डू एनीथिंग फॉर हिज डियर लाइफ, ही कैन सेल, सेक्रीफाइस हिज मनी, रिलेशंस और एनीथिंग फॉर सेल्फिश मोटिव, कावर्डिस। तो जैसे हम लोग देखते हैं कई सारे लोग होते हैं, जरा सा उनको कोई तकलीफ हुई तो अपना फुल बॉडी चेकअप करा लेते हैं। तो ये क्या है? सेक्रीफाइस इज मनी। और जरा सी बात को तो उनका किस लिए डर है? कि उनको डर है अपनी लाइफ को लेकर के। तो ये इस तरह से हम लोग पहचानते हैं कि लव फॉर लाइफ इज फर्स्ट थिंग है लाइफ में। ही कैन थ्रीट बट कैन नेवर फाइट, ऐसा देखने को मिलेगा। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं कि लड़ाई हो जाएगी लेकिन लड़ेंगे नहीं, थ्रीट दे देंगे। चैरिटेबल विद एक्सपेक्टेशन ऑफ रिकम्पेंस। तो जो चैरिटी करते हैं उसमें भी उनको कुछ रिकम्पेंस चाहिए, उनकी एक्सपेक्टेशंस रहती हैं कि हमको इसके बदले कुछ ना कुछ मिले, तभी वो चैरिटी करते हैं। तो जो चैरिटेबल पर्सन है उनको भी हमको समझना होगा कि ये किस लिए चैरिटी कर रहा है। बहुत सारे पर्सन आते हैं, वो कहते हैं मैं बहुत सारे चैरिटी करते हैं इस मंदिर में, इस चैरिटेबल ट्रस्ट में, लेकिन उसके पीछे समझना होगा कि वो चैरिटी क्यों कर रहे हैं। तो कैलकेरिया, लाइको, नेट्रम सल्फ। overflowing love for society and overflowing love for good will give us the good side of psychosis। अगर वो अब सोसाइटी के लिए लव रखते हैं, ओवरफ्लोइंग अच्छे लोगों के लिए अच्छा काम करते हैं, तो ये साइकोसिस का गुड पार्ट है। सोशली रेस्पॉन्सिबल, ओवर इंडस्ट्रियस, लोकेसियस, पॉजिटिव एटीट्यूड, रिलीजियस, फिलोसफर्स, एक्टिंग इन ड्रामा एंड फिल्म्स। तो फिल्म इंडस्ट्री में, ड्रामा में, ये सब हमको साइकोसिस से भरे हुए मिलते हैं, लेकिन हमको उसके पीछे बस सोचना है कि उनका ध्येय कैसा है, उनका पीछे की जो फीलिंग है वो कैसी है किसी भी काम को करने के पीछे। तो कैंट सर इसके लिए हमको तीन चीज़ बताते हैं, थिंकिंग, विलिंग और डूइंग। तो क्या वो थिंक कर रहा है, क्या उसकी विल है, और क्या वो डूइंग में जा रहा है। तो जो कर रहा है उससे हम लोग कैसे पहचानेंगे कि इसका पीछे का ध्येय क्या है। तो थ्योराइजिंग, प्लानिंग, इन्वेंटिंग, इनोवेटिवनेस एंड डिस्कवरीज आर पॉइंटर ऑफ साइकोटिक माइंड। तो इस तरह के जो लोग मिलते हैं, जो थ्योराइजिंग है, प्लानिंग है, वो साइकोटिक माइंड है। सेकेंड फेस ऑफ साइकोसिस, साइकोसिस लेस, अंडर यूज ऑफ इंटेलेक्ट, अंडर विल्ड, अंडर एक्सप्रेस, अंडर ग्रोथ ऑफ इंटेलेक्ट। एग्जाम्पल ब्राइटाइज। तो आने वाले वीडियोस में हम लोग मियाजमेटिक मटेरिया मेडिका को भी शुरू करेंगे, तो जिसमें हम लोग जो सॉल्ट्स हैं हमारे, ब्राइटा, कैलकेरिया, काली और कार्बन, इन सब को डिस्कस करेंगे। तो उसमें इन सारी चीज़ों को और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो अंडर यूज़ अगर है हमारे किसी भी इमोशन का, इंटेलेक्ट का, विल का, तो फिर वो साइकोसिस लेस में जाएगा। और साइकोसिस लेस फिजिकल प्लेन पे किस तरह से डिफ्लेक्ट होगी, ये हम लोग फिजिकल प्लेन वाले म्याज में समझ चुके हैं वीडियो में। अंडर एक्सप्रेशन ऑफ वन सेल्फ, टॉक इन डिस्पोज टू, सीक्रेटिव, रिजर्व, अंडर एक्सप्रेशन ऑफ विल, अंडर एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस। तो इनकी सारी चीज़ें अंडर एक्सप्रेशन रहेंगी, बात कम करेंगे, सारी चीज़ों को सीक्रेटिव रखेंगे, रिजर्व रखेंगे, और अपनी विल पावर को कभी भी एक्सप्रेस नहीं करेंगे, और अपने इमोशंस को भी ये एक्सप्रेस नहीं करते। वांट्स, साइकोसिस लेस पीपल कंप्रोमाइज इजीली, लव नॉट एक्सप्रेसिंग, इनकी जो इच्छाएं हैं वो कंप्रोमाइज हो जाएंगी, लव को कभी एक्सप्रेस नहीं करेंगे। हैप्पीनेस,
अंडर एक्सप्रेसिविटी, नेवर स्माइल, मॉरल वांट ऑफ टुवर्ड्स सिफिलिटिक लेसीवियसनेस। तो मॉरल्स अगर डिस्टर्ब होंगे इनके तो ये लेसीवियसनेस में चले जाते हैं। तो हम लोग जब इस तरह के पेशेंट देखेंगे तो समझेंगे उनको किस तरह से फिजिकल प्लेन पर साइकोसिस लेस शो हो रही है। तो इस तरह से ये साइकोसिस के जो मेंटल्स हैं वो यहाँ पर ख़त्म होते हैं। तो अब अगले वीडियो में हम लोग सिफिलिटिक मेंटल्स को समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।